हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री कैप्सूल। मैं राजेश कुमार और आज की वीडियो क्लास 11th के लिए है और इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या रहेगा इस वीडियो का टॉपिक? द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल उस थ्योरी को डिस्कस करूँगा जिसकी हेल्प से डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता लगाया गया था। तो इतना आसान नहीं था ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता लगाना, तो किस तरह से साइंटिस्ट ने इन ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता लगाया था, इस पूरी वीडियो में मैं उस थ्योरी को डिस्कस करूँगा कि किस किस तरह से साइंटिस्ट ने ऑर्बिटल्स की शेप्स को फाइंड आउट किया था कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की क्या शेप होगी और किसी दूसरे ऑर्बिटल की क्या शेप होगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ऑर्बिटल की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि क्या होगी ऑर्बिटल की डेफिनेशन। तो ऑर्बिटल को हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी कई बार बोलते हैं। सो orbital is the three-dimensional region of space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum। और वो मैक्सिमम कितनी लेते हैं? 90 to 95%। सो ऑर्बिटल is the three-dimensional region of space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum 90 to 95%। तो यहाँ हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% भी ले सकते थे, लेकिन इस पॉइंट को मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो थ्री डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस होगा न्यूक्लियस के अराउंड, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। और उस थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी 90 to 95%। तो उसी थ्री डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो आया है वेव मैकेनिकल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स से। तो केवल क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स ही ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकती है। केवल उसी की हेल्प से हम ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के कौन से पॉइंट्स होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स? तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स के। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किस किस पॉइंट का हम यहाँ यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैविंग प्लेनर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्लेनर मोशन नहीं होगा न्यूक्लियस के अराउंड, जिस तरह से बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में बताया गया। तो इस तरह का मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। सो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन around the
न्यूक्लियस। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्बिटल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन होगा न्यूक्लियस के अराउंड। और एक और पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वेव की फॉर्म में मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहीं से एक पॉइंट लेके चलेंगे। तो यहाँ हम वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे और बाद में देखेंगे कि जो वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिया था स्टार्टिंग में, उसी की हेल्प से ऑर्बिटल्स की शेप पता लगा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in the form of wave। तो दो बात हमें पता चली है यहाँ से, किस किस पॉइंट को हम लेंगे यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के। सबसे पहला पॉइंट रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को हम लेके चलेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा वो वेव की फॉर्म में मूव करेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम पढ़ते जाएंगे उस थ्योरी के बारे में कि किस तरह से ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता लगाया था, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स को कैसे पता लगाया गया था। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन होगा और वही वेव मोशन उस इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस में होगा। एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है, तो और वेव किसी भी वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये वेव उस पाथ को रिप्रेजेंट करती है जिसको फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग देयर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक वेव बना दी और इस वेव का ये एम्पलीट्यूड होगा और क्वांटम मैकेनिक्स में इस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया गया था साई से। This Greek word is called psi. So psi represents the amplitude of the wave produced due to their motion। तो psi का क्या मीनिंग रहेगा यहाँ पर? psi has no significance। psi की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन psi हमें केवल एक ही चीज़ बताता है कि जो वेव प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग देयर मोशन, उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। तो साई का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब दिस साई डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमें इस साई से नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर साई का कोई सिग्निफिकेंस या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये साई हमें उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। और इलेक्ट्रॉन्स का 3 डायमेंशनल मोशन होता है इन एक्स, वाई एंड जेड direction। So psi is a function of x, y, z। तो psi क्या है? x, y, z का फंक्शन है। मान लीजिए ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और जब हम इस वेव फंक्शन को इस डायरेक्शन में देखेंगे या x डायरेक्शन में हम देखते हैं तो जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो इस एटम का रेडियस होगा। वो रेडियस x डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो y डायरेक्शन में भी हो सकता है और वो
जेड डायरेक्शन में भी हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो साई एक्स वाई जेड का जो फंक्शन रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई आर, और इस साई आर को हम बोलेंगे रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वेव फंक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ हम इसमें जो वेव फंक्शन चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर रेडियस पर, तो उसको हम लिखेंगे साई आर, और साई आर इज द रेडियल वेव फंक्शन। बट दिस साई आर हैज नो सिग्निफिकेंस in determining the probability of finding an electron। तो अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे between psi r and r is the radius or distance from the nucleus for that electron in a particular direction and psi r is the radial wave function। तो अब हम जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वो ग्राफ होगा psi r और r के बीच में for 1s 2s and 2p इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या रहेगा वो ग्राफ इस तरह से, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे साई आर और आर के बीच में फॉर 1s इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन एंड 2p इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखेंगे हम उस ग्राफ में, वो ग्राफ हमें शो करेगा कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो किस तरह से चेंज होगा अगर हम न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चले जाएंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन x या y या z डायरेक्शन में। तो किस तरह से 1s 2s और 2p इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन होगा वो चेंज होता है। तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो ग्राफ मिलेगा हमें वो इस तरह से मिलेगा। इसका मतलब जो वेव फंक्शन रहेगा 1s इलेक्ट्रॉन के लिए वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जो 2s के लिए जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उस 2s इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो वेव फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो यहाँ पर अपर पार्ट होगा ये पॉजिटिव वेव फंक्शन रहेगा 2s इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस डिस्टेंस के बाद 2s इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। 2p इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरह से वेव फंक्शन चेंज होता है कि जब न्यूक्लियस के नज़दीक है तो उसके वेव फंक्शन की वैल्यू कम है, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उसके वेव फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसके वेव फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो ग्राफ है बिटवीन साई आर एंड आर फॉर 1s 2s और 2p, तो इनसे हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये केवल हमें ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन में किस तरह से चेंज आता है जब हम उस इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाते हैं न्यूक्लियस से दूर। तो इन ग्राफ से केवल हमें एक ही चीज़ का पता चलता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन में क्या चेंज आएगा जब वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। तो केवल हमें इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन
यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन जब हम इसी साइज का स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि साइज स्क्वायर से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइज स्क्वायर R gives the probability of finding इलेक्ट्रॉन। तो हमें साइज स्क्वायर से उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो हम इसी साइज स्क्वायर R का यूज करेंगे ऑर्बिटल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी साइज स्क्वायर का हम यूज करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग द शेप्स ऑफ orbitals. It means psi square has great significance in finding the shape of orbitals. तो साइज स्क्वायर का ही सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस होगा ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता लगाने के लिए। तो किस तरह से साइज स्क्वायर की हेल्प से ऑर्बिटल्स की शेप पता लगाई गई, अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। और उसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन साइज स्क्वायर R एंड R, बिल्कुल इसी तरह से। और वो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम 1s 2s और 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और जो भी हमें ग्राफ मिलेगा उन ग्राफ को हम इन ग्राफ्स के साथ कंपेयर करेंगे और वहाँ से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन साइज स्क्वायर R एंड R, और वो ग्राफ होगा फॉर 1s 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन। तो y एक्सिस के अलोंग हम साइज स्क्वायर R को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस के अलोंग हम R को लेंगे, और ये ग्राफ रहेगा 1s ऑर्बिटल के लिए। तो हमें कुछ इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, और इस तरह से ये x एक्सिस पर कभी भी टच नहीं होगा। तो ये होगा ग्राफ बिटवीन साइज स्क्वायर R एंड R फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। अब हम 2s इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन साइज स्क्वायर R एंड R। तो इसके लिए हमें ग्राफ किस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ से ग्राफ की लाइन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये डिक्रीज होती जाएगी साइज स्क्वायर R की वैल्यू, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये x एक्सिस से टच हो जाएगा और फिर बाद में इंक्रीज होगी ये वैल्यू, और फिर बाद में इस तरह से डिक्रीज होकर ये भी आगे जाती जाएगी। ये रहेगा ग्राफ 2s इलेक्ट्रॉन के लिए, और 2p इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा बिटवीन साइज स्क्वायर R एंड R। ये रहेगा 2p इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसमें भी हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करते हैं तो हमें इनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस और सिमिलरिटी के बेस पर जो कंक्लूजन आएगा उसी की हेल्प से हम ऑर्बिटल्स का पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका 1s इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन पॉजिटिव रहेगा नियर द न्यूक्लियस एंड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल इसी तरह से जब प्रोबेबिलिटी और रेडियल डिस्टेंस के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनको बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो ये रहेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1s इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम रहेगी नियर टू न्यूक्लियस, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी यहाँ तक भी। तो इसका मतलब कि 1s इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी न्यूक्लियस के नज़दीक और कम रहेगी न्यूक्लियस से दूर। इसी तरह से जब हम 2s के लिए ग्राफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रही है हमें, लेकिन जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो जो ये नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2s इलेक्ट्रॉन एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो 2s इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नियर टू न्यूक्लियस इज मोर, बट एज वी मूव मोर मीन्स मैक्सिमम। सो जब हम यहाँ पर हैं न्यूक्लियस के नज़दीक तो उस इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें उस 2s इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 मिल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उस 2s इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर वो मैक्सिमम पर पहुंच गई, उसके बाद फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2s इलेक्ट्रॉन किस तरह से चेंज हो रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसी तरह से 2p इलेक्ट्रॉन के लिए भी है कि न्यूक्लियस के नज़दीक उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग की वैल्यू कम है, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं उसकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और वो मैक्सिमम हो जाती है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, लेकिन इसके बाद उसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो इन्हीं ग्राफ्स की हेल्प से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और वो जो डायग्राम हमें मिलेगा वो मिलेगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो इसके बाद क्या काम है हमारा, वी ड्रॉ ए डायग्राम फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फॉर 1s 2s and 2p इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस 1s और 2s और 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और वो डायग्राम हमें क्या शो करेगा, वो डायग्राम हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फॉर 1s 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उसको हम बनाएंगे। और इसी डायग्राम से हम एक पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करेंगे, और उस पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करेंगे जहां पर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और वही पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, and that particular region is called atomic orbital or orbital। तो क्या कुछ शेप रहेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, बिल्कुल वैसी ही शेप रहेगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की।
तो ऑर्बिटल की शेप कहाँ से आई है? ऑर्बिटल की शेप मिली हमें फ्रॉम द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जैसी शेप होगी वैसी ही उस ऑर्बिटल की भी शेप होगी, और जिस ऑर्बिटल को हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के केवल उसी पोर्शन को सिलेक्ट किया है जहां पर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, किसके लिए? उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग के लिए अराउंड द न्यूक्लियस फॉर 1s 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन। और ये जो डायग्राम है ये हमें क्या बताएगा? इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन which is having particular shape, जिसकी एक अपनी पर्टिकुलर शेप होगी। और इसी डायग्राम में से हम सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर रीजन को जहां पर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इसके बाद हम क्या काम करेंगे? हम चूज करेंगे, चूज दैट रीजन ऑफ स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस को हम सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे वेयर द probability of finding that electron is maximum। जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम 90 to 95%। और जो ये शेप आएगी उस पर्टिकुलर रीजन की जिसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वही शेप होगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है? हमने चूज किया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और यही वो रीजन होगा जिसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिटल। दिस पर्टिकुलर 3-dimensional region around the nucleus where probability of finding electron is maximum, and it is called orbital or atomic orbital। तो जब हम उस पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो उस रीजन के स्पेस से ही हमें उस ऑर्बिटल की शेप का पता चल जाएगा कि किस तरह की शेप के पर्टिकुलर रीजन को हमने सिलेक्ट किया है फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो उसी से हमें उस ऑर्बिटल की शेप का भी पता चल जाता है। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के 3-dimensional मोशन की हेल्प से और उसके वेव फंक्शन की हेल्प से हमने उस ऑर्बिटल की शेप का पता लगाया है। जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s इलेक्ट्रॉन से जो डायग्राम बनाएंगे उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो होगा 1s इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो किस तरह का डायग्राम हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है
और जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इन डॉट्स की हेल्प से शो करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें मिलता है उस 1s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो शेप होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बिल्कुल वैसी ही शेप होगी उस पर्टिकुलर रीजन की जिसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑर्बिटल की भी शेप बिल्कुल वैसी ही होगी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से हमें उस पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करना होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अलोंग एनी डायरेक्शन वो मैक्सिमम रहेगी 90 to 95%। तो किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं और ये बाउंड्री वहाँ ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम रहेगी एट इक्वल डिस्टेंस r इन एनी डायरेक्शन। तो जो इस डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी वही वैल्यू इस पॉइंट पर भी होगी उतनी ही डिस्टेंस r पर। तो किसी भी डायरेक्शन में हम जो इस लाइन पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी वो सभी सेम होगी। तो ये हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर, और इस बाउंड्री के अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी 90 to 95%, और इसी को हम ऑर्बिटल बोलेंगे 1s। तो यही ऑर्बिटल होगा 1s ऑर्बिटल, और जो इसकी शेप रहेगी हमें जो दिखाई दे रही है वो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसीलिए हम इसको और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि हमने उस ऑर्बिटल के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ की है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसीलिए हम इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। तो जो शेप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की होगी बिल्कुल वैसी ही शेप उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की भी होगी जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से हम ऑर्बिटल्स की शेप का पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो अभी हमने देखा कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की हेल्प से किस तरह से हमने ऑर्बिटल की शेप का पता लगाया है। तो इन कर्व्स की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, इन कर्व्स की हेल्प से हमें पता चलता है किसी ऑर्बिटल की शेप के बारे में। और अगर हम इनको ध्यान से देखें तो एक चीज़ का और पता चलता है हमें कि जो प्रोबेबिलिटी है 1s इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम रहेगी नियर टू न्यूक्लियस, एंड ये डिक्रीज होती जाएगी एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये लाइन यहाँ पर इस x एक्सिस से टच नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि 1s इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसी तरह से यहाँ पर 2p ऑर्बिटल के लिए, और इसी तरह से यहाँ पर 2p ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा 2p ऑर्बिटल में उसकी प्रोबेबिलिटी नियर टू न्यूक्लियस 0 नहीं है, वहाँ पर भी इस 2p इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है अप टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के बाद 2p ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ये भी x एक्सिस से कहीं टच नहीं हो रही है। इसका मतलब 2p ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ ना कुछ होगी एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन इस 2s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है।
और 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी नियर टू न्यूक्लियस, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, और कुछ डिस्टेंस तक उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही रहती है। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, और उस डिस्टेंस के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। तो यहाँ हमें 2s ऑर्बिटल के लिए एक ऐसा रीजन मिल रहा है जहाँ पर उस 2s इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है। तो इसी पर्टिकुलर रीजन को हम नाम देते हैं नोड। तो ये नोड हमें इस ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है। तो ये नोड बिल्कुल उसी जगह होगा जहां पर उस 2s इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस ग्राफ में भी हमें नोड दिखाई दे रहा है जब हम उस 2s इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे विद डिस्टेंस मीन्स रेडियल डिस्टेंस। तो नोड एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होगा अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो यहाँ साई स्क्वायर r के लिए वैल्यू रहेगी 0। इट मीन्स इन दिस रीजन ऑफ 2s ऑर्बिटल ए नोड इज प्रेजेंट। अब ये नोड क्या है इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि नोड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो नोड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। नोड इज दैट रीजन ऑफ स्पेस around the nucleus where the probability of finding an electron is almost 0। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी उस रीजन ऑफ स्पेस को, और वो कहाँ मिलेगा हमें न्यूक्लियस के अराउंड। उसी रीजन ऑफ स्पेस को हम बोलेंगे नोड। तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं है, और 2s ऑर्बिटल में हमें 1 नोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उस 2s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और 2p ऑर्बिटल में भी हमें कोई भी नोड दिखाई नहीं दे रहा। तो इस ग्राफ में हमें केवल 2s ऑर्बिटल में ही नोड मिलता है, 1s में भी नहीं मिलता और 2p ऑर्बिटल में भी नहीं मिलता। तो किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नोड वही रीजन रहेगा उस न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होगी। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्बिटल के लिए, व्हाई डू वी कैन नॉट टेक 100% प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फॉर एन ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम 100% क्यों नहीं देते। तो इसका भी आंसर हमें क्वांटम मैकेनिक्स से ही मिलता है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे और उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्या रहेंगे वो पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ
लाइट अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी रहेगी अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रहेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, वो रहेगा अकॉर्डिंग टू हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल it is impossible to find out the exact position of microscopic particle। तो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और इस हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उस एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, तो हम लेते हैं उसके लिए probability। So we take probability for finding the position of electron। तो इसके लिए हम वो रीजन चूज करते हैं दैट रीजन ऑफ space is chosen for electron। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन के उस रीजन को चूज करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum, where the probability of finding that electron is maximum। उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हम लेते हैं। और मैक्सिमम कितनी लेते हैं, 90 to 95%। तो इसी के कारण हम किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम 100% नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम केवल प्रोबेबिलिटी ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। इसीलिए हम उसकी पोजीशन के लिए 100% प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे फॉर एन ऑर्बिटल। तो अभी तक हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस की हेल्प से किस तरह से हम किसी भी ऑर्बिटल की शेप के बारे में पता लगा सकते हैं। इसी तरह से जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स से भी हम किसी भी ऑर्बिटल की शेप का पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स हमें तब मिले थे जब हमने किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था। और वहाँ से हमें उस इलेक्ट्रॉन के लिए 3 नंबर्स मिले थे जिनको हमने नाम दिया था क्वांटम नंबर्स। और वो क्वांटम नंबर्स थे N, L एंड M। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स थे जो हमें मिले थे जब भी हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो हमें मिल सकती हैं बाई क्वांटम numbers। So quantum numbers also gives the shapes of orbitals। और कौन से क्वांटम नंबर्स का हम यूज करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने के लिए? हम केवल 2 ही क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं ऑर्बिटल्स की शेप के लिए। L and L is the
एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और m रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो L हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो L हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल्स हैं, नंबर ऑफ सबसेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और नंबर ऑफ सबसेल्स कहाँ से मिलेंगी हमें? L से, और L की वैल्यू जब 0 to n-1 वेरी करेगी, और n क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मीन्स जो नंबर ऑफ सबसेल्स किसी भी ऑर्बिट में कितनी होंगी वो हमें मिलेंगी L से। और तो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें टाइप्स ऑफ सब सेल्स के बारे में भी बताता है, और उसके लिए L की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। जब L की वैल्यू 0 होगी तो S सब सेल रहेगी वो, अगर L की वैल्यू 1 होगी वो P सब सेल रहेगी, अगर L की वैल्यू 2 है वो D सब सेल रहेगी, अगर L की वैल्यू 3 है वो F सब सेल रहेगी। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उनकी क्या शेप होगी वो हमें मिलेगी इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी सब सेल में, वो कैलकुलेट करते हैं बाई m, और m के लिए क्या फॉर्मूला होगा? 2l + 1। तो जब यहाँ हम L की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे किसी भी सब सेल के लिए तो कुछ वैल्यू मिलेंगी हमें m की, और वो m की कितनी वैल्यू होंगी उन्हीं से हमें ओरिएंटेशंस मिलेंगी उन इलेक्ट्रॉन्स की जो उस सब सेल में प्रेजेंट हैं। तो जितनी ओरिएंटेशंस होंगी उतनी ही उस सब सेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं फॉर S सब सेल का, तो S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? 2 × 0 + 1 = 1। इसका मतलब यहाँ पर M के लिए केवल एक ही वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी 0। इट मीन्स फॉर those electrons which are present in S subcell, so for S subcell there is only one orientation for which the value of m is equal to 0। इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं दूसरे ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी, जब हम उन पर्टिकुलर सबसेल्स के लिए जो L की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर पुट करेंगे, उनसे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी M की, और उतनी ही ओरिएंटेशंस होंगी उन इलेक्ट्रॉन्स की जो उस सबसेल में प्रेजेंट होंगे, और जितनी ओरिएंटेशंस होंगी उतनी ही उसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, और वही ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स की उस सबसेल के ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी तक हमने कैलकुलेट की है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसी तरह से हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए किसी पर्टिकुलर स्मॉल रीजन में हम टोटल प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो we can calculate total probability for an electron in small region of space around the nucleus
ऑफ वॉल्यूम dV। एक स्मॉल वॉल्यूम है हमारे पास dV अराउंड द न्यूक्लियस, किसी पर्टिकुलर रीजन में एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। उस स्मॉल वॉल्यूम में भी हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उस रीजन के वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस dV को मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है और उस एटम का रेडियस यहाँ तक r है और हम इस पर्टिकुलर रीजन के लिए उस इलेक्ट्रॉन की टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस डिस्टेंस की मेजरमेंट क्या रहेगी? dr, और जो ये डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी r प्लस dr, और हमें इस रीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी रीजन के लिए उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो जो अंदर वाला सर्कल है इसके लिए जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ रीजन ऑफ रेडियस r, ये एक स्फेरिकल रीजन रहेगा तो इसका वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ तक जो रीजन रहेगा इस पर्टिकुलर एटम का जिसका रेडियस होगा r प्लस dr, इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ रीजन ऑफ रेडियस r प्लस dr, तो इसके लिए क्या रहेगा? वॉल्यूम 4/3 पाई r प्लस dr सारे का क्यूब। और हमें इस शेडिड रीजन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो जो आउटर सर्कल का रीजन होगा जो आउटर सर्कल का जो रीजन होगा इसके वॉल्यूम में से इनर सर्कल के वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा? वो रहेगा 4/3 पाई r प्लस dr क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4/3 पाई r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr प्लस 3r dr स्क्वायर माइनस 4/3 पाई r क्यूब। तो जब यहाँ से हम 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? r क्यूब dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr प्लस 3r dr स्क्वायर माइनस r क्यूब। तो ये हमारे पास बचता है। इस r क्यूब से ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 4/3 पाई 3r dr स्क्वायर प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr। अब जो dr है वो बहुत ही कम डिस्टेंस है क्योंकि जो dr है इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। सो dr क्यूब एंड dr स्क्वायर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये और भी छोटी वैल्यू हो जाती हैं जिसके कारण हम इन दोनों वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, इसमें से इस वैल्यू को भी नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4/3 पाई, इसके और इसके नेगलेक्ट होने के बाद हमारे पास मिलता है 3r स्क्वायर dr और
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr, और यही जो वॉल्यूम होगा इस शेडेड रीजन का उसको हम लिखेंगे स्मॉल dv से। जो स्मॉल dv है वो उस शेडेड रीजन के वॉल्यूम के बारे में बताता है कि इसका कितना वॉल्यूम है। तो इसी की हेल्प से हम टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम dv, किस तरह से साई स्क्वायर r को हम इस dv से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इस साई स्क्वायर r को dv से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की टोटल प्रोबेबिलिटी उस स्मॉल वॉल्यूम dv में, और यही वैल्यू होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, RDF। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं RDF। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रेडियल डिस्टेंस r के बीच में फॉर 1s 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स, तो हमें किस तरह के ग्राफ मिलेंगे और किस तरह की इंफॉर्मेशन हम उन ग्राफ से लेते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रेडियल डिस्टेंस r के बीच में फॉर 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, तो हमें इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। तो इस ग्राफ में हमें कुछ पीक्स देखने को मिलती हैं, कहीं स्मॉल पीक्स हैं, कहीं लार्ज पीक्स हैं, तो इनसे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके ऑर्बिटल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम 1s ऑर्बिटल के लिए हम ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम हमें मिलता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो पीक होगी इसकी, ये हमें बताएगी उस 1s इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट 1s इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और यही वो जगह होगी उस 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जहाँ वो मैक्सिमम टाइम हमें मिलेगा। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एट दिस डिस्टेंस फॉर मैक्सिमम टाइम। और जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कितनी होगी? 0.53 आंगस्ट्रॉम और 53 पिकोमीटर, एंड इट इज़ द बोहर्स रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इन विच 1s इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यही वो बोहर्स फर्स्ट रेडियस रहेगा उस हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें 1s इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, या इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इस ग्राफ में जो 2s ऑर्बिटल के लिए है जिसमें 2s इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें हमें 2 पीक्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ये जो स्मॉल पीक है इससे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो लार्ज पीक है, लार्ज हम्प रहेगा इस ग्राफ में, ये हमें एक दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो स्मॉल हम्प रहेगा इस ग्राफ के लिए वो हमें बताएगा लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2s इलेक्ट्रॉन। तो इतनी डिस्टेंस पर कम प्रोबेबिलिटी रहेगी उस 2s इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की, लेकिन उसी 2s इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर।
और ये जो डिस्टेंस जब कैलकुलेट की गई ये मिली 270 पिकोमीटर। तो ये वो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस रहेगा जहाँ पर 2s इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो स्मॉल हम्प देगा हमें लेस प्रोबेबिलिटी के बारे में उस 2s इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो बिगर हम्प रहेगा इसका जो मैक्सिमम रहेगा ये हमें बताएगा उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 2s इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो बिगर हम्प होगा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, और जो स्मॉलर हम्प होगा वो उस 2s इलेक्ट्रॉन की लेस प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा कि वो 2s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूर भी आ सकता है। तो जो स्मॉल हम्प है वो लेस प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो हमें इस बिगर हम्प से मिलेगी। और ये ग्राफ रहेगा 2p ऑर्बिटल के लिए। इसमें भी हम देख सकते हैं इस 2p ऑर्बिटल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस डिस्टेंस पर मिलेगी, और ये डिस्टेंस कितनी है 210 पिकोमीटर, 210 पिकोमीटर। और ये भी हमें ये बताएगा इस 2p ऑर्बिटल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जो 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी इस डिस्टेंस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये डिस्टेंस रहेगी 210 पिकोमीटर। तो हम इन ग्राफ की हेल्प से टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल वॉल्यूम dv एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन ग्राफ्स की हेल्प से हम उन ऑर्बिटल्स के बारे में, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।